रक्षिता के कदम एक पेंटिंग के सामने जम चुके थे। वो उस पेंटिंग में खो चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने कदम उस पेंटिंग की तरफ बढ़ा दिए और वो उसके काफी करीब जाकर खड़ी हो गई। उस पेंटिंग में एक खूबसूरत कपल था। उसमें बनी हुई लड़की काफी अट्रैक्टिव थी। झील सी आंखें, तराशा हुआ मखमली बदन। उस लड़की को देखकर रक्षिता को एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे कि पेंटिंग में बनी वो लड़की रक्षिता खुद थी। उसमें बना हुआ लड़का भी काफी ज्यादा हैंडसम था। उस लड़के ने लड़की की गर्दन पर अपने होंठ रखे हुए थे, लेकिन जब रक्षिता ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि उस लड़के ने अपने होंठ नहीं बल्कि अपने फैंग्स यानी नुकीले दांत उस लड़की की गर्दन पर रखे हुए थे। रक्षिता ने अनजाने में अपना हाथ उस अनोखी पेंटिंग पर रखा और उसे लगा जैसे उसका हाथ पेंटिंग पर जम गया था। वो बुरी तरह से कांप गई। उसके पैर हिलने लग गए। रक्षिता ने अपने आसपास घुमाकर नजर डाली, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने वापस अपनी आंखें पेंटिंग की तरफ घुमाई और पेंटिंग में बने उस लड़के ने रक्षिता पर निगाह डाली। रक्षिता की चीख निकल गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये पेंटिंग वाला लड़का मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। पेंटिंग वाली लड़की रक्षिता के चेहरे में बदल चुकी थी। रक्षिता को समझते हुए देर नहीं लगी कि पेंटिंग वाला वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि वो यक्ष था। उस लड़के ने अपने नुकीले दांत लड़की की गर्दन में गाड़ दिए और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसके नाखून बढ़ने लगे जो पेंटिंग वाली लड़की की कमर पर थे। जैसे ही यक्ष ने उस लड़की का खून चूसना शुरू किया, रक्षिता को अपनी गर्दन में एक तीखा दर्द और चुभन का एहसास हुआ। रक्षिता हल्के से कराहने लगी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा जिसमें से खून निकल रहा था। रक्षिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रक्षिता की गर्दन का दर्द बुरी तरह से बढ़ता जा रहा था। उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर कस दिया और वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब उसने देखा तो अपना मास्क पहने रुद्र उसके पास खड़ा था। उसे ऐसे अचानक देखकर रक्षिता के पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने रक्षिता का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। रक्षिता रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र अपनी ग्रे आईज से रक्षिता को देख रहा था। रक्षिता की सांसें बहुत तेज चलने लगी थीं। उसके हाथ रुद्र के सीने पर थे। दोनों की ही धड़कनें मानो एक दूसरे से मिल चुकी थीं। रुद्र ने उसे बड़ी धीमी आवाज में पूछा, आप ठीक तो हैं? रक्षिता ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूं सर। रुद्र ने रक्षिता की आंखों में देखा और फिर वो पीछे हट गया। रक्षिता अब उससे अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। एक ही जगह वो 2 बार रुद्र से इतना करीब आ चुकी थी। अचानक रक्षिता को कुछ ध्यान आया और उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर देखा। वहां अब कोई खून नहीं था। ये देखकर रक्षिता काफी हैरान भी हुई। वो मन में सोचने लगी, अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो एक सपना था या हकीकत? कुछ देर तक रुद्र और रक्षिता के बीच खामोशी छाई रही। फिर रुद्र ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है कि आपको ये पेंटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी है। रक्षिता ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, ये आप कैसे कह सकते हैं सर? रुद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको कितनी देर से देख रहा था कि आप कैसे इस पेंटिंग को छू कर देख रही थी। ऐसा भी क्या है इस पेंटिंग में? रक्षिता ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसमें बना हुआ कपल बहुत पसंद आया है। इट्स सच एन एलिगेंट कपल, परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर। रुद्र उस पेंटिंग के पास गया और उसने पेंटिंग पर अपना हाथ फेरा। फिर वो रक्षिता की तरफ घूमकर बोला, रक्षिता, ये कोई साधारण कपल नहीं है।
रक्षिता ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं कुछ समझी नहीं सर। रुद्र ने उस पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, ये एक यूनिक लव कपल है। लड़का एक यक्ष यानी वैम्पायर है जो इंसानों का खून पीकर अपनी लाइफ जीता है, और लड़की एक इंसान। फिर भी दोनों में प्यार है, या यूं कहें कि उनमें बेइंतहा मोहब्बत है। रक्षिता रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बेइंतहा मोहब्बत, वो भी एक यक्ष और एक इंसानी लड़की में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनमें वैसा ही प्यार है, ये आप कैसे कह सकते हैं? रुद्र चलते हुए रक्षिता के करीब आकर फुसफुसाया, टिल डेथ डू अस अपार्ट। रक्षिता रुद्र की इस बात पर चौंक गई और पीछे होने की कोशिश करने लगी। रुद्र ने रक्षिता की आंखों में देखते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं? माना कि एक यक्ष इंसान नहीं होता, लेकिन एक यक्ष किसी भी इंसान से ज्यादा प्यार करता है। उसकी मोहब्बत में जितनी शिद्दत होती है वो तो शायद एक इंसान की मोहब्बत में भी नहीं होती। रक्षिता ने रुद्र की तरफ हैरानी से देखा। वो एक यक्ष के बारे में कितना ज्यादा जानता था। रक्षिता ने कहा, ऐसा लगता है कि आपको फैंटेसी रोमांस में काफी इंटरेस्ट है। रक्षिता रुद्र की हंसी को सुनती ही रह गई। जैसी रुद्र की पर्सनालिटी थी वैसी ही उसकी हंसी थी, एक सॉलिड और कड़क हंसी। रक्षिता तो रुद्र की हर बात से इम्प्रेस हो रही थी। वो रुद्र की तरफ देखती रह गई। रुद्र अच्छे से जानता था कि रक्षिता उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, फैंटेसी की दुनिया ही है ऐसी कि किसे उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा रक्षिता। और आप एक बात शायद नहीं जानती कि अगर किसी यक्ष को किसी इंसान से प्यार हो जाए और वो उससे शादी करना चाहे तो उसे अपने पार्टनर को भी यक्ष बनाना पड़ता है, यानी अपने जैसा खून पीने वाला। रक्षिता की आंखें बड़ी हो गईं और वो खांसने लग गई। इस पर रुद्र की आंखें रक्षिता पर जा टिकी। रुद्र अपनी सख्त आवाज में बोला, लगता है कि आप ये बात सुनकर घबरा गईं। रक्षिता ने हामी में अपना सिर हिला दिया। इतने में उन दोनों के पास लक्ष्य आ गया और उसने उन्हें देखते हुए कहा, आप लोगों की आपस में क्या बातें चल रही हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? रुद्र ने लक्ष्य की तरफ अपनी भौहें उठाकर देखा। फिर वो अपनी सख्त आवाज में बोला, हम इस पेंटिंग को डिस्कस कर रहे थे। मुझे ये लगा कि रक्षिता को ये पेंटिंग काफी पसंद आई। रक्षिता ने अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। लक्ष्य ने उसके और रुद्र दोनों की तरफ देखा। उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, सर आइए, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। रुद्र ने रक्षिता से कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी। रुद्र तो वहाँ से चला गया, लेकिन रक्षिता उसी पेंटिंग के सामने ही खड़ी रह गई। उसने एक पल के लिए वापस घूमकर रुद्र पर नजर डाली। रुद्र अपनी विजिटर्स से बातें करने में मस्त हो चुका था। रक्षिता वहीं एक सोफे पर जाकर बैठ गई जहाँ से वो पेंटिंग को आराम से देख पा रही थी। उसके दिमाग में ना जाने कौन सी बात घूमने लगी। वो कुछ दिन पहले के टाइम में पहुंच गई। रक्षिता खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो मुझे ठीक वैसा ही एहसास हो रहा है जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे रात में एक सपना देखते हुए हुआ था। रक्षिता उस सपने के बारे में सोचने की कोशिश करने लगी। एक रात रक्षिता हवेली में गहरी नींद सो गई जब उसे अचानक एक सपना आया। रक्षिता का हाथ एक आदमी ने पकड़ा और अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, रक्षिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रक्षिता ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यक्ष, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। यक्ष ने रक्षिता के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। यक्ष रक्षिता के बालों में अपना हाथ घुमाने लगा। वो उसकी पीठ को बड़े प्यार से सहलाते हुए रक्षिता को किस करने लग गया। रक्षिता भी यक्ष के साथ उसके प्यार में बहने लग गई। यक्ष ने उसके सॉफ्ट होंठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा।
वो उसके खूबसूरत होंठों को बस शिद्दत से चूमने लगा। उसके हाथ रक्षिता की पीठ पर थे। यक्ष ने उसकी गर्दन को किस करना शुरू किया। अचानक रक्षिता को अपनी गर्दन पर दर्द का एहसास हुआ। रक्षिता दर्द में कराहती हुई बोली, यक्ष क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। यक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों ना तुम भी मेरी तरह ही बन जाओ। उसकी बात सुनकर रक्षिता घबरा गई और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन यक्ष ने उसे जकड़ लिया था। उसके नुकीले दांत रक्षिता की गर्दन में थे। इतने में ही रक्षिता की नींद खुल गई और उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया तो उसकी जान में जान आई। उसका शरीर पसीने से भर चुका था। वो बड़बड़ाई, ये कैसा सपना था? मैं किसी यक्ष से कैसे प्यार कर सकती हूँ? हे भगवान, सपने तक तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी मत होने देना। एग्जीबिशन हॉल के सोफे पर बैठी रक्षिता को ये सपना आज भी डरा रहा था। वो अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ फेरते हुए बोली, आई एम स्टिल हैविंग चिलिंग बोन्स। वैसा अजीब सपना तो मैंने आज तक नहीं देखा। सिग्मा इंडस्ट्रीज की ये एग्जीबिशन एक सक्सेस थी, तो लक्ष्य ने रुद्र से कहा, आज की एग्जीबिशन के लिए एक सक्सेस पार्टी तो बनती ही है। रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आज शाम अपने ऑफिस में ही सब एम्प्लॉयज के लिए एक पार्टी अरेंज करो। लक्ष्य ने स्माइल दी और वहां से चला गया। लक्ष्य के जाने के बाद रुद्र चलते हुए रक्षिता के पास आया। उसे देखते ही रक्षिता सोफे से उठकर खड़ी हो गई। रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज शाम ऑफिस में इस एग्जीबिशन की सक्सेस पार्टी रखी गई है, आपको उसमें आना है। रक्षिता ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सब। रुद्र बीच में ही बोल पड़ा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपको आना है तो आना है, एंड दिस इज एन ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। रक्षिता ने स्माइल दी और हामी भर दी। कुछ देर में सब काम रैप अप करके वो घर चली गई और पार्टी के लिए रेडी होने लगी। अक्षरा ने उसे तैयार होते हुए देखकर पूछा, तू कहाँ जा रही है? रक्षिता ने अपना मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मम्मी, ऑफिस की एक पार्टी में जा रही हूं। अब रुद्र सर ने खुद से मुझे इनवाइट किया है तो मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाई। अक्षरा ने रक्षिता के मुंह से रुद्र का नाम पहली बार सुना था। उसने क्यूरियस होकर पूछा, कौन रुद्र? रक्षिता ने तैयार होते हुए जवाब दिया, हमारी कंपनी के डायरेक्टर है मम्मी, लेकिन वो काफी अजीब आदमी है। अक्षरा ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? रक्षिता ने हंसते हुए जवाब दिया, वो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए रहते हैं, किसी को अपना चेहरा ही नहीं दिखाते। अक्षरा को यह बात काफी अजीब लगी, लेकिन उसने रक्षिता को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर में रक्षिता अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी जहां पार्टी होने वाली थी। जैसे ही रक्षिता ने पार्टी में एंटर किया, उसी टाइम पार्टी में मौजूद सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लग गए। कुछ देर में रक्षिता अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी जहां पार्टी होने वाली थी। जैसे ही रक्षिता ने पार्टी में एंटर किया, उसी टाइम पार्टी में मौजूद सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लग गए। फिर उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। वो मन में सोचने लगी, कहीं मैं और तो नहीं लग रही जो सब मुझे इस तरह से देख रहे हैं। रक्षिता तालियों की आवाज सुनकर बहुत हैरान हुई। सब एम्प्लॉइज तालियां बजाते हुए रक्षिता को देखकर स्माइल कर रहे थे। रक्षिता दबे कदमों से आगे बढ़ने लगी। इतने में ही मैनेजर नमन गिल आगे आया और उसने अपना हाथ रक्षिता की तरफ बढ़ा दिया। नमन ने रक्षिता की तारीफ करते हुए कहा, आज हमारी एग्जीबिशन को जो भी सक्सेस मिली है, उसकी असली हकदार सिर्फ तुम हो रक्षिता। रक्षिता हैरान थी कि इस एग्जीबिशन का सारा श्रेय उसे दिया जा रहा था। इससे उसकी आंखें नम हो गईं। उसने नमन से हाथ मिलाया। रक्षिता अंदर आई तो उसकी नजर वहीं एक चेयर पर बैठे रुद्र पर पड़ी। रुद्र वैसे ही मास्क लगाए आराम से बैठा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। रक्षिता को उसकी नजरें कुछ अनकंफर्टेबल लगने लग गई। रुद्र अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने अपने कदम रक्षिता की तरफ बढ़ा दिए।
कुछ ही पलों में रुद्र रक्षिता के सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ रक्षिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस रक्षिता, आपने अपने पहले ही काम में अपना बेस्ट दे दिया है। रक्षिता ने अपना हाथ रुद्र के हाथ में दिया और एक बार फिर से उसके शरीर में कपकपी छूट गई। रुद्र ने रक्षिता का हाथ हल्के से मसला और उसकी हल्की ग्रे आंखों ने रक्षिता की खूबसूरत आंखों में देखा। रक्षिता कुछ पलों के लिए झेप गई और उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। फिर उसने अपना गला साफ करते हुए एक बार फिर से रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू सर, आप सबने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। नमन ने आगे बढ़कर कहा, मुझे आपके अंदर वो स्पार्क नजर आया था रक्षिता। इतने में लक्ष्य ने ऊंची आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या बस आप सभी ने बातों से ही ये सक्सेस पार्टी मनानी है? आइए सब मिलकर केक काटते हैं। सारे एम्प्लॉइज का ध्यान लक्ष्य के सामने रखे बड़े से केक पर गया। रुद्र ने रक्षिता की तरफ देखा और फिर कहा, केक काटने का हक तो आज सबसे पहले रक्षिता का बनता है। रक्षिता ने जैसे ही ये सुना वो हिचकिचाते हुए बोली, नो सर, आपके रहते हुए मैं ये कैसे कर सकती हूँ। रुद्र ने एक बार बहुत तीखी निगाहों से रक्षिता की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे आगे तक ले गया। रक्षिता को रुद्र की छुअन में अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने रुद्र की तरफ देखा और रुद्र ने उसकी तरफ। उसके बाद रुद्र ने रक्षिता के हाथ में चाकू पकड़ाया और खुद उसका हाथ थाम लिया। रुद्र को अपने इतने करीब पाकर रक्षिता के चेहरे पर थोड़ी टेंशन आ गई। हर बार रुद्र के छूने से उसके बदन में बिजली कौंध जाती थी और इस बार भी यही हुआ। उसने रुद्र को देखते हुए मन में सोचा, ऐसा लगता है जैसे रुद्र ने पहले भी मुझे कई बार छुआ है। मैं इस टच से बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ। रुद्र और रक्षिता ने मिलकर केक काटा। रुद्र ने एक छोटा सा पीस रक्षिता की तरफ बढ़ा दिया। रक्षिता उसकी तरफ देखने लग गई तो रुद्र ने केक का एक पीस रक्षिता को खाने का इशारा किया। सक्सेस पार्टी बहुत जोरों से चल रही थी। लक्ष्य ने शैंपेन खोली और सब एम्प्लॉइज खुशी में झूमने लग गए, लेकिन रक्षिता को इन सब की आदत नहीं थी। वो चुपचाप जूस का ग्लास लेकर कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसके पास रोजी आई और उसका हाथ खींचते हुए बोली, चल ना रक्षिता, यहाँ अकेले क्यों खड़ी है। रक्षिता ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, नहीं यार, मैं बस यहीं पर ठीक हूँ, तू जाना, मैं यहाँ से देखकर एंजॉय करती हूँ। रोजी ने रक्षिता को घूर कर देखा, जिस पर रक्षिता को हंसी आ गई। रक्षिता वहीं अकेले बैठे हुए पार्टी देख रही थी। उसने देखा कि रुद्र उसकी तरफ चलते हुए आ रहा था। रक्षिता ने अपने थूक को निगला और फिर रुद्र की तरफ हल्की सी स्माइल दी। रुद्र उसी के पास आकर बैठ गया। रक्षिता थोड़ा साइड में हुई। रुद्र गहरी सांस लेते हुए बोला, आप तो मुझसे ऐसे घबरा रही हैं मानो मैं आपको खा जाने वाला हूँ। रक्षिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं तो मुझे वो रिस्पेक्ट मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इस पर रुद्र हंसने लग गया। रक्षिता को रुद्र की हंसी में एक अजीब सी अट्रैक्शन महसूस होने लगी। वो रुद्र को लगातार देखने लग गई और रुद्र अच्छे से ये बात जानता था। रक्षिता ने जल्दी से अपनी नजरें उससे हटा ली और दूसरी तरफ देखने लग गई। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और वहां से उठकर चला गया। रक्षिता ने अपना फोन निकाला और अक्षरा को कॉल कर दी। अक्षरा ने जब स्क्रीन पर रक्षिता का नंबर देखा तो उसने जल्दी से कॉल पिक करके कहा, हेलो रक्षिता, बेटा तू ठीक तो है ना? घर कब तक वापस आएगी? रक्षिता बीच में बोल पड़ी, मम्मी, मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया था कि पार्टी के बाद मैं हवेली पर जा रही हूँ। अक्षरा नाराज होते हुए बोली, क्यों रक्षिता, अब तुझे वहाँ क्यों जाना है? मैंने तुझे वहाँ से यहाँ बुलाया और तू है कि वहाँ वापस जाना चाहती है? रक्षिता हल्के से हंसते हुए बोली, मम्मी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो। मुझे हवेली पर कुछ काम है, मैं वापस आ जाऊंगी, प्लीज मम्मी। अक्षरा को रक्षिता की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने रक्षिता को हवेली पर जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर में ही ऑफिस की सक्सेस पार्टी खत्म हो चुकी थी।
रक्षिता ऑफिस से बाहर निकली और लिफ्ट लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर कैब का इंतजार करने लगी। उसने टाइम देखा, रात के 1 बज चुके थे। रक्षिता खुद में बड़बड़ाई, अब ये कोई कैब क्यों नहीं आ रही है? ऐसे तो मुझे हवेली पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। रक्षिता के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उस कार का ड्राइवर बाहर आया। रक्षिता ने उस ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर आकाश था। उसे देखकर रक्षिता की लेकिन ऊपर अपने ऑफिस की खिड़की से नीचे रुद्र ये सब देख रहा था। उसने खिड़की पर अपनी ग्रिप कस दी। वहीं कार तेजी से रक्षिता की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। कार में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था और आकाश गाना हल्के से गुनगुना रहा था। रक्षिता ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आकाश जी, आपने बेकार ही इतनी तकलीफ की और देखिए ना, इतनी रात हो चुकी है। आकाश ने ड्राइव करते हुए रक्षिता की तरफ देखा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या आपको देखकर भी सड़क पर ऐसे ही अकेला छोड़ देता? आप भी ना कमाल करती हैं। इस बात पर रक्षिता चुप हो गई। आकाश वापस गुनगुनाने लग गया। गियर चेंज करते हुए आकाश का हाथ अचानक रक्षिता के हाथ पर पड़ गया। रक्षिता ने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। आकाश ने रक्षिता की तरफ देखते हुए कहा, ओह सो सॉरी। रक्षिता ने बस स्माइल दे दी। कुछ देर में आकाश की कार रक्षिता की हवेली के सामने रुकी। रक्षिता ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स आकाश जी, आप प्लीज अंदर आइए ना, एक कॉफी हो जाए। आकाश ना करते हुए बोला, अरे नहीं रक्षिता जी। रक्षिता ने जोर डालते हुए कहा, अंदर आइए ना प्लीज, बस 5 मिनट में कॉफी रेडी हो जाएगी। आकाश की रक्षिता के आगे एक नहीं चली और वो कॉफी पीने के लिए रेडी हो गया। आकाश और रक्षिता हवेली में जैसे ही दाखिल हुए वैसे ही एक काला धुआं उभरा और वहां यक्ष खड़ा था। आकाश को वहां देखकर यक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। यक्ष गुस्से में बड़बड़ाया, रक्षिता बार बार आकाश के करीब जाकर ठीक नहीं कर रही है, लगता है आज इसे समझाना ही पड़ेगा। अगले ही पल वो फिर से धुआं बनकर वहां से गायब हुआ और हवेली के अंदर पहुंच गया, जहां आकाश कॉफी आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में रक्षिता कॉफी बनाकर ले आई। उसने आकाश से कहा, ये लीजिए और पीकर बताइए कि कॉफी कैसी बनी है। यक्ष ये सब कुछ देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रक्षिता हंसते हुए आकाश से खूब बातें कर रही थी। आकाश ने कॉफी का घूंट पिया और कहा, वाह रक्षिता जी, आप तो बहुत अच्छी कॉफी बनाती हैं, सच में मजा ही आ गया। रक्षिता ब्लश करते हुए बोली, थैंक्स आकाश जी। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। आकाश कॉफी पीते ही खड़ा होकर बोला, रक्षिता जी, कॉफी के लिए थैंक्स, अब रात काफी हो गई है, मुझे चलना चाहिए। रक्षिता ने ओके कहा और उसे बाहर तक छोड़ने गई। आकाश को बाय बोलकर वो अपने बेसमेंट में पहुंची और फ्रेश होकर बिस्तर में लेट गई। थकावट की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। यक्ष को इसी बात का तो इंतजार था कि कब रक्षिता सो जाए और वो उसके सपने में आकर उससे आकाश के बारे में बात करे। जल्द ही रक्षिता गहरी नींद में सो गई। काले धुएं के साथ ही यक्ष अब रक्षिता के कमरे में आ गया। नींद में जाते ही यक्ष रक्षिता के सपने में पहुंच गया। रक्षिता उसे देखकर चौंक गई। उसने अपने आसपास देखा। वो लोग एक कॉटेज में थे। रक्षिता ने हैरान होकर अपने आसपास देखा और बड़बड़ाई, मैं यहां? यक्ष जेब में हाथ डाले उसकी तरफ चला आ रहा था। रक्षिता उसकी नजरें देखकर थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उनमें काफी गुस्सा भरा हुआ था। रक्षिता पीछे होने लग गई और दीवार से जा लगी। यक्ष ने उसके आसपास अपने हाथ रख लिए और रक्षिता की आंखों में देखते हुए कहा, कैसा लगता है वो? रक्षिता यक्ष के इस अजीब सवाल को सुनकर बहुत हैरान थी। वो हकलाते हुए बोली, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? यक्ष की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वो अपना चेहरा रक्षिता के चेहरे के काफी करीब ले गया। उसने दीवार पर अपना हाथ बहुत तेज मारा, जिससे रक्षिता कांप गई। यक्ष ने अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, वही जिसके साथ तुम थोड़ी देर पहले कॉफी पी रही थी। रक्षिता समझ गई कि यक्ष आकाश के बारे में बात कर रहा था। रक्षिता फिर से हकलाते हुए बोली, आप आकाश की बात कर रहे हैं?
वो मुझे घर छोड़ने आए थे तो बदले में मैंने उन्हें कॉफी पिलाई, बस। यक्ष अपना दूसरा हाथ दीवार पे मारते हुए ऊंची आवाज में बोला, तो और क्या करना चाहती थी? और क्या देना चाहती थी? बोलो। रक्षिता यक्ष की ऊंची आवाज सुनकर सहम गई। उसने हिम्मत करके कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यक्ष ने उसके हाथ पर अपना हाथ कस दिया और उसे दबाने लगा। रक्षिता ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो यक्ष की ग्रिप से छूट ही नहीं पा रही थी। यक्ष ने उसे गुस्से में देखकर कहा, अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुम उस आकाश से मिली या उससे बात भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। रक्षिता ने यक्ष की आंखों में देखा, जिसमें उसे अपने लिए सिवाय जुनून के और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। यक्ष ये देखकर चिल्लाते हुए बोला, सुनाई दिया कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। उस आकाश को तो मैं जान से मार डालूंगा और तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगा जो मैंने तुम्हें दिया है। इस पर रक्षिता की आंखें बड़ी हो गईं। वो कांपते हुए बोली, क्या मतलब? यक्ष उसके करीब अपना चेहरा ले गया और धीमे से बोला, वो सोने के सिक्के, नौकरी, सब कुछ छीनने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। रक्षिता यक्ष की ये धमकी सुनकर हैरान हो गई। पहले तो वो बुरी तरह से डर गई, लेकिन अगले ही पल रक्षिता ने अपनी नाक फुला ली। रक्षिता ने जैसे ही यक्ष की धमकी सुनी, उसकी नाक गुस्से से फूल गई और वो बेहद गर्म होकर गुस्सैल अंदाज में यक्ष को घूरने लगी। वो किसी भी कीमत पर अपनी पर्सनल लाइफ में यक्ष का इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी। इधर रक्षिता की मासूम आंखों में अब जैसे खून उतर आया था, उधर उसको इतना गुस्से में देखकर यक्ष का दिल भी मचल गया। रक्षिता की मासूम सी खूबसूरत आंखों में उतरा गुस्से का लाल रंग यक्ष को बेहद इरोटिक लग रहा था। उसकी इन खूबसूरत आंखों को अपलक बस यक्ष देखे ही जा रहा था। यक्ष को खुद को यूं घूरता देखकर रक्षिता ने हवा में 2 बार चुटकी बजाई और फिर उसकी ओर उंगली तान ली। हे यू! रक्षिता कुछ कहने वाली थी कि इतने में ही यक्ष ने रक्षिता के मुंह पर हाथ रख दिया। यक्ष बोला, उफ, ये लड़की कितनी मासूम है। इसकी मासूम निगाहें, ये तो आज जैसे मेरा कत्ल ही कर देंगी। इन आंखों में ये गुस्सा और ये रौब जचता भी खूब है। ये सब सोचते सोचते जैसे यक्ष के डेविलिश फेस पर एक स्माइल आ गई। यक्ष को यूं मुस्कुराता देखकर अब रक्षिता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिहेव योरसेल्फ! अब उसने झल्लाते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींच ली। रक्षिता ने गुस्से में लाल चेहरे के साथ कहा, देखो, एक बात जान लो, मैं तुम्हारी किसी धमकी से डरने वाली नहीं हूं, मिस्टर यक्ष चौहान। रक्षिता ने दोबारा गुस्से में घूरते हुए कहा, इस चीज को जान लो कि मैं 21st सेंचुरी की एक इंडिपेंडेंट वुमन हूं। ऐसे में तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे गाइड करो। मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। और याद रखना, इस सब में मैं तुम्हारी कोई दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। रक्षिता के इस जवाब पर भी यक्ष केवल मुस्कुराई जा रहा था। अब वो पूरी तरह से रक्षिता के प्यार की नाव में सवार हो चुका था और उसे बस इंतजार था कि किसी तरह से रक्षिता भी उसके लव को एक्सेप्ट कर ले। उसको मुस्कुराता देखकर जैसे अब रक्षिता इरिटेट हो गई। रक्षिता पैर को जमीन पर पटकते हुए जोर से चिल्लाई, बस अब बहुत हुआ। मैं दीवारों से नहीं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम खड़े हुए बस हंसे जा रहे हो। तुमने सुना नहीं? मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चलूंगी and you have nothing to do with it. Understand? रक्षिता एक तरफ गुस्से में पागल हो रही थी तो दूसरी तरफ यक्ष को उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। तभी अचानक रक्षिता का हाथ हवा में लहराया और यक्ष के गाल तक जाते जाते रुक गया। रक्षिता गुस्से में चीख रही थी, प्लीज लीव माई हैंड, आई सेड लीव माई हैंड।
इस पर यक्ष ने रक्षिता की बात का जवाब देते हुए कहा, आज के बाद दोबारा ये गलती फिर कभी मत करना। तुम चाहकर भी मुझसे जीत नहीं सकती। मत भूलो, तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन्स मेरी वजह से हैं। मैं चाहूं तो इन्हें अभी वापस ले सकता हूं। यक्ष को गुस्से में देखकर रक्षिता डर गई। यक्ष के एक हल्के से इशारे पर बोतल फर्श पर जाकर गिरी। बोतल के गिरने से रक्षिता और ज्यादा डर गई। अब यक्ष धीरे धीरे रक्षिता की तरफ बढ़ने लगा। रक्षिता पीछे सरकने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फर्श पर बिछे कारपेट में उलझ गया और रक्षिता मुंह के बल फर्श पर गिरने लगी। लेकिन तभी यक्ष ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। इस समय दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांस एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी। यक्ष ने रक्षिता के चेहरे पर पड़ी बालों की लटों को संवारते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे फेस से नजर हटाने को दिल नहीं करता। रक्षिता की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने खुद को पीछे की तरफ खींचा और एकदम से खड़ी हो गई। फिर घबराते हुए यक्ष की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते। यक्ष जोर से हंसा। अच्छा, तो किस तरह से धमकी दे सकता हूं? तुम जैसा चाहो वैसी धमकी दे देता हूं। यक्ष की बात पर रक्षिता घबराकर रोने लगी। यक्ष ने रक्षिता को चुप कराने के लिए उसके गालों पर हाथ फिरा। रक्षिता थर थर कांपने लगी। डर के मारे रक्षिता के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। रक्षिता को इस तरह से सहमा देखकर यक्ष पीछे सरका और बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताई थी। अब तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं। या तो बात मान जाओ या फिर अंजाम भुगतो। अगले ही पल उस कमरे में जैसे एक धुंध पसर गई और यक्ष वहां से चला गया। यक्ष के इस गुस्सैल रूप को देखकर तो जैसे रक्षिता की भी जान ही निकल गई थी। यक्ष के गायब होने के बाद अब वो डर के मारे कपकपाते हुए खुद ही खुद से बोली, अब तेरा क्या होगा रक्षिता? तूने भी आज खुद ही मुसीबत बुला ली। मेरी भी क्या मत मारी गई थी जो मैं इससे उलझ गई। जितने गुस्से में वो यहाँ से गया है, अगर उसने मुझे मार दिया तो मेरी माँ का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो यक्ष मुझे नहीं मारेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो यक्ष मुझे नहीं मारेगा। ये कहते हुए रक्षिता डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो इस समय अपने बेड पर है। इसका मतलब मैं ये डरावना सपना देख रही थी। रक्षिता का गला सूख रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। रक्षिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, फिर बोली, वो मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अभी मैं जिसे हकीकत सोच रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि केवल एक डरावना सपना था। आंख खुल गई, गला भी सूख रहा है। ओ गॉड। मन ही मन खुद से ये कहते हुए जैसे ही रक्षिता ने करवट बदलकर पानी लेना चाहा तो उसने देखा बेड साइड पर उसकी पानी की बोतल नहीं थी। अरे, मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? मैं तो यहीं पर रखकर सोई थी। ये कहते हुए जब रक्षिता ने अपने आसपास निगाह घुमाई तो देखा कि उसकी पानी की बोतल जमीन पर पड़ी थी। ये देखते ही रक्षिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, अगर मैंने वो सब सपने में देखा था तो ये बोतल यहाँ हकीकत में कैसे गिरी पड़ी है? नहीं। रक्षिता की आवाज लड़खड़ाने लगी। रक्षिता तुरंत ही अपने बेड पर सिकुड़ कर बैठ गई और डर के कारण कपकपाने लगी। उसके जहन में बस यक्ष की कही बातें घूम रही थी। वो लगातार उस बोतल को देखे जा रही थी। तभी उसके दिमाग में जादुई अंगूठी का ख्याल आया। जब से मैंने ये अंगूठी पहनी है तब से मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये अंगूठी तो उंगली से उतरती भी नहीं है। क्या करूं? फिर रक्षिता अपनी बिस्तर पर बैठी हाथों से उस अंगूठी को उंगली से निकालने की कोशिश करने लगी। वहीं रक्षिता के साथ उसी कमरे में मौजूद यक्ष को अब रक्षिता पर तरस आने लगा। यक्ष ने रक्षिता के सिर पर हाथ रखा और कुछ ही सेकंड्स में ये सारी बातें रक्षिता के दिमाग से वॉश आउट हो गई।
रक्षिता खुद को काफी रिलैक्स्ड महसूस करने लगी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, वाओ, व्हाट अ लवली फीलिंग। तभी यक्ष ने रक्षिता की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे यक्ष रक्षिता की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे एक ठंडा और शीतल एहसास भी रक्षिता के करीब आ पहुंचा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर पर उसके बेहद करीब मौजूद है। लेकिन जब रक्षिता ने नजर उठाकर देखा तो वहां कोई और था ही नहीं। रक्षिता अपने आप पर हंसते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, और फिर अपने तकिए को अपनी बाहों में भरकर एक गहरी नींद में सो गई। जब अगली सुबह रक्षिता नींद से उठी तो उसे रात को जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। उसने आंख मसलते हुए अपने बेड साइड से अपनी बोतल उठाई और पानी पीने लगी। सूरज की हल्की रोशनी से रोशन रक्षिता का बेडरूम भी काफी खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाकर अपना डेटा ऑन किया तो उसके व्हाट्सएप मैसेजेस की नोटिफिकेशंस ने उसका ध्यान खींच लिया। एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की मिक्स फीलिंग के साथ उसके मुंह से निकला, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज तन्वी ने मुझसे मिलने का प्लान बनाया था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो वो मुझे मार ही डालेगी। रक्षिता की नजर दीवार पर लगी वॉल क्लॉक पर गई और वो खुद से बोली, ओह गॉड, आई एम ऑलरेडी लेट। वैसे भी आज बहुत सारे काम हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक ही उसका फोन बज उठा। अब ये आकाश क्यों कॉल कर रहा है? ये कहते हुए रक्षिता ने कॉल पिक किया। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जस्ट वांटेड टू आस्क इफ यू आर फ्री इन द नून टुडे। फटाफट नहाकर बाहर आई, फिर घर के कामों में लग गई। काम करते करते उसे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। जैसे ही घड़ी के सुइयों ने 12 का इशारा किया, तुरंत ही रक्षिता के कदमों ने रफ्तार पकड़ ली। हाय राम, इट्स ऑलरेडी 1-2 बजे तन्वी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगी। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये कहते हुए रक्षिता ने अपनी कबर्ड से एक व्हाइट 1 पीस निकाला और जल्दी से तैयार हो गई। इस बेहद सिंपल से व्हाइट आउटफिट में रक्षिता काफी खूबसूरत लग रही थी। मिरर में खुद को देखते हुए जब रक्षिता ने झुमके पहने तो अचानक ही उसकी धड़कन तेज हो गई। रक्षिता हैरानी से बोली, मेरे दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है जबकि मेरे आसपास तो कोई नहीं है? तभी रक्षिता को अपनी कमर पर हाथ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में जकड़ रहा हो। रक्षिता ने इधर उधर देखा और फिर इसे वहम मानकर घर से तेज कदमों से निकल गई। रक्षिता अभी घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। उसने जैसे ही अपने फोन पर नजर डाली तो वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तन्वी का कॉल था। ओह, तन्वी का कॉल, इट्स ऑलरेडी 2। अगर उसका कॉल पिक कर लिया तो लेट होने की वजह से मेरी जान ही ले लेगी। सीधा वहीं पहुंचकर बात करूंगी। मन ही मन खुद से बातें करते हुए रक्षिता ने हाथ देकर एक टैक्सी को रोका और उसमें बैठ गई। ड्राइवर ने रक्षिता को टोका, कहाँ चलना है मैडम? इस पर रक्षिता ने लोकेशन बताई और ड्राइवर ने अपना मीटर डाउन किया। अभी टैक्सी में बैठी ही थी कि तन्वी का दोबारा कॉल आने लगा, लेकिन रक्षिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि बचपन से ही तन्वी टाइम को लेकर काफी ज्यादा पंक्चुअल रही है। ऐसे में आज वो ऑलरेडी पूरे 10 मिनट लेट हो चुकी थी। रक्षिता ने अपने आप से मुंह बनाते हुए कहा, बेटा रक्षिता, आज तो तेरी बैंड बजेगी। ये तन्वी आज तो तेरा भरता बना देगी। रक्षिता ने ड्राइवर की ओर देखा और इरिटेट होकर बोली, भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। लेकिन रक्षिता की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही ड्राइवर बोला, मैडम ये लो स्पीड जोन है, मैं यहाँ गाड़ी तेज दौड़ाकर अपना चालान नहीं करवाना चाहता। इतनी जल्दी है ना आपको तो कोई और टैक्सी पकड़ लीजिए। फोन स्क्रॉल करती रक्षिता के हाथ वहीं रुक गए। उसने घूर कर ड्राइवर को देखा। इतने में ही रक्षिता के मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आया। ये तन्वी का वॉइस मेल था। हालांकि रक्षिता को मालूम था कि इस वॉइस मेल में क्या होगा, फिर भी उसने तन्वी का वॉइस मेल बिना देर किए सुनने के लिए ऑन किया। बेटा
बेटा आज ही आएगी या अभी 1-2 दिन और लगेंगे? तुझे पता है मेरा वक्त कितना कीमती है, और तूने ऑलरेडी 15 मिनट लेट कर दिया है और अभी भी तू कॉल्स पिक नहीं कर रही है। अब बिना देरी किए फटाक से आजा। ये मैसेज सुनकर रक्षिता मन ही मन मुस्कुराई, फिर एक गहरी सांस ली। रक्षिता ने नोटिस किया कि ड्राइवर भी मुस्कुरा रहा था। रक्षिता ने चिढ़कर ड्राइवर की ओर इस तरह से देखा मानो कह रही हो, अब जल्दी करोगे भैया? इस पर रक्षिता के मन की बात को समझते हुए ड्राइवर बोला, मैडम चिंता मत करिए, अब अपनी दोस्त की थोड़ी सी डांट सुन लीजिएगा। बाकी बस पहुंचने में 2 मिनट और लगेंगे, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब ये ड्राइवर मुझे बताएगा कि किसकी डांट सुननी है और किसकी नहीं। रक्षिता फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ वैसे एक बात तो है, औरों के दोस्त चिल कराते हैं और मेरी दोस्त मेरी सास बनकर हर जगह मुझे सुधारने में लग जाती है। और कुछ ही देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने कहा, मैडम पहुंच गए। इस पर रक्षिता ने जवाब दिया, थैंक्स मुझे आराम से पहुंचाने के लिए। इतना बोलकर रक्षिता ने ध्यान से ड्राइवर की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने रेस्टोरेंट में कदम रखा, सामने से उसको देखकर तन्वी ने अपना मुंह बनाया और उसको घूरने लगी। आंखों ही आंखों में तन्वी ने जैसे रक्षिता को पंक्चुअलिटी का पाठ पढ़ा दिया था। तेज कदम से रक्षिता वहां बढ़ी और तन्वी से बोली, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गई, और प्लीज अब इतने लंबे टाइम बाद मिले हैं तो तू शुरू मत हो जाना। तन्वी ने इस बात पर खड़े होकर रक्षिता को गले लगाया और बोली, चल आज तेरी ये गलती माफ, तू भी क्या याद रखेगी किस रईस से पाला पड़ा है। एक पल को पूरा रेस्टोरेंट उन दोनों सहेलियों की हंसने की आवाजों से गूंजने लगा। अभी दोनों सहेलियां हंस हंस कर बातें कर ही रही थी कि किसी आवाज से रक्षिता चौंकी और उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर अपने आप से बोली, ये आवाज तो आकाश की जैसी लग रही है, इसका मतलब यहाँ रेस्टोरेंट में आकाश भी आया है। अभी रक्षिता अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तन्वी ने टोका, किसको ढूंढ रही है? मुझसे मिलने आई है या किसी और से? रक्षिता झेप गई। वो कुछ जवाब देती तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। रक्षिता ने पीछे मुड़कर देखा और बेहद हैरानी के साथ उसने कहा, ओ आकाश जी, आप आइए ना। इस पर आकाश ने खिलखिलाते हुए कहा, और तुम मुझे पहचान गई? आई कांट बिलीव, तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां हम जैसे बदसूरत लड़कों को भी याद रखती हैं। इतना बोलकर आकाश रक्षिता की तरफ देखने लगा। सामने बैठी तन्वी ये सब देख रही थी। एक दूसरे में खोए रक्षिता और आकाश को देखते हुए तन्वी एक पल को सोच में पड़ गई। फिर सरकास्टिकली बोली, हेलो, मैं भी हूँ यहाँ। इस पर तुरंत रक्षिता ने अपनी दोस्त तन्वी को आकाश से मिलवाते हुए कहा, मीट माई फ्रेंड मिस्टर आकाश, एंड मिस्टर आकाश, शी इज तन्वी माई बेस्टी। आकाश की चार्मिंग पर्सनालिटी पर तन्वी फिदा हो चुकी थी। रक्षिता के इस खास दोस्त से मिलने के बाद तन्वी भी काफी खुश नजर आ रही थी। कुछ ही मिनटों में वो दोनों ऐसे बात करने लगे जैसे दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। इधर रक्षिता भी उनके साथ खूब एंजॉय कर रही थी। तभी उसे अपने आसपास कुछ धुंधला सा दिखा। रक्षिता चौंक कर इधर उधर देखने लगी। इस पर आकाश ने कहा, डू यू नीड समथिंग? रक्षिता ने ना में सिर को हिलाया और कहा, नो, यू गाइस कैरी ऑन। लेकिन रक्षिता को बार बार महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई तो है जो उस पर नजर रखे हुए है। रक्षिता ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पीने लगी। तभी उसे पानी में किसी की परछाई नजर आई। रक्षिता शॉक्ड होकर अपने आप से बोली, ये मास्क वाला आदमी कहीं डायरेक्टर तो नहीं? लेकिन जैसे ही वो पलटी, वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद रक्षिता के लिए उस रेस्टोरेंट में वक्त बिताना काफी मुश्किल हो गया। हालांकि वो फिजिकली तो अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन असल में उसका दिमाग इस मास्क्ड चेहरे को खोज रहा था। रक्षिता के मन में एक साथ कई सवाल थे। आखिरकार ये मास्क वाला आदमी है कौन? I mean, अगर ये मेरा डायरेक्टर है तो वो मुझ पर यूं निगाह क्यों रख रहा है? मुझे इसके पीछे का सच पता करना ही होगा। और फिर रक्षिता ने आकाश और तन्वी से कहा, Guys, I'll take your leave. I have an urgent work. We'll meet you some other day.
आकाश और तन्वी रक्षिता की तरफ हैरानी से देखने लगे, लेकिन रक्षिता ने एक स्माइल पास की और तेज कदमों से बाहर निकल गई। पूरे रास्ते रक्षिता के मन में उस मास्क वाले डायरेक्टर के इर्द गिर्द ही कई सारे सवाल चल रहे थे। वो जैसे ही घर पहुंची उसने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया और बिना देरी किए अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लेकर इंटरनेट पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई साइट्स पर रक्षिता ने अपने बॉस के बारे में खोजा, लेकिन उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। रक्षिता गुस्से से बोली, ओह गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी किसी वेबसाइट, किसी सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई नामो निशान नहीं। दिस इज स्ट्रेंज। फिर रक्षिता एक झटके से उठी और अपने रूम के विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। उसे घर के बाहर एक व्हाइट कलर की कार दिखाई दी। रक्षिता ने विंडो फ्लैप खोलकर उस गाड़ी को ध्यान से देखना चाहा, लेकिन वो गाड़ी तब तक वहां से जा चुकी थी। रक्षिता परेशान होकर खुद से बोली, आखिर किसकी कार थी ये? मेरे घर के नीचे क्या कर रही थी? कहीं ये वही डायरेक्टर तो नहीं? रक्षिता बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूमने लगी। फिर थककर अपने बेड पर बैठ गई और गुस्से में तकिया पटकते हुए बोली, आखिरकार ऐसा क्या है कि बार बार मुझे फील होता है जैसे ये डायरेक्टर मुझ पर नजर रख रहा है। नॉर्मली भी यूं अजीब सा मास्क पहनना, कभी रेस्टोरेंट में मुझ पर झांकते हुए दिखाई देना, कभी अजीब सी गाड़ी यहाँ आना। उफ, क्या झमेला है ये सब। रक्षिता के मन में ये सभी थॉट्स घूमे जा रहे थे कि इतने में अचानक उसका फोन रिंग हुआ। ओफो, अब इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? ये कहते हुए रक्षिता लैपटॉप के पास रखे अपने फोन की तरफ बढ़ी। उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आ रहा था। माँ का कॉल? आज सुबह से माँ से बात भी नहीं हुई, इसलिए कॉल कर रही होगी। रक्षिता अपने आप में बड़बड़ाई और फिर उसने बेमन से कॉल पिक किया। रक्षिता की सुस्त आवाज को फील कर उसकी माँ ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? रक्षिता ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, बस थक गई हूँ। इस पर रक्षिता की माँ ने कहा, सियानी हो गई है मेरी बेटी, माँ से अपनी परेशानियां भी छुपाने लगी। इतनी टेंस्ड साउंड कर रही है, कुछ हुआ है क्या? माँ के इस सवाल को तुरंत ही रक्षिता ने घुमा दिया। वो अपनी माँ को इस बीमारी के वक्त में बेकार टेंशन नहीं देना चाहती थी। उसने माँ से कहा, अरे माँ, आप भी क्या फालतू में कुछ भी सोचती रहती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नो टेंशन, आप बस अपना ख्याल रखो। इस पर रक्षिता की माँ ने कहा, तेरे होते हुए मुझे क्या चिंता, लेकिन अगर मेरी बेटी टेंशन में है तो चिंता है। माँ के दबाव डालते ही जैसे रक्षिता की टेंशन का सारा बल्ब ब्लास्ट हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। एक बार मुझे मेरी परेशानी का कारण पता चल जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल आप आराम कीजिए, मेरी चिंता नहीं। अगर आपकी हेल्थ खराब हुई तो आपकी बेटी ज्यादा परेशान होगी। रक्षिता की बात पर एक पल को तो उसकी माँ चुप हो गई, फिर टोकते हुए बोली, जैसे तेरी मर्जी है, लेकिन अपना ध्यान रखना और केयरफुल रहना। माँ की बात का जवाब देने के लिए रक्षिता ने अभी मुंह खोला ही था कि तभी माँ ने फिर से कहा, याद है ना, मेरे जीवन में भी कितनी परेशानियां थी, लेकिन मैं कभी नहीं डरी। तू मेरी ही बेटी है, तो तू भी माँ के जैसी ही जेम्स बॉन्ड बन जा और मालूम कर अपनी परेशानी का कारण। माँ की नसीहत के बाद रक्षिता ने कॉल कट कर दिया और सोच में पड़ गई। रह रहकर उसका दिमाग उस मास्क वाले आदमी की तरफ जा रहा था। रक्षिता अपने बेड से उठी और अपने आप से कहा, आई नीड सम ब्रेक, और किचन में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढा। रक्षिता के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रुद्र की करीबी से उसके जिस्म में करंट क्यों दौड़ने लगता है। रक्षिता मन ही मन सोचने लगी, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना मिस्टर रुद्र, लेकिन मैं भी रक्षिता हूँ, पता तो लगा कर रहूंगी तुम्हारे इस मुखौटे के पीछे है कौन। रक्षिता का शरीर थकान से टूट रहा था। वो खुद को ख्यालों से अलग कर बाथरूम में घुस गई और शावर खोलकर पानी के नीचे खड़ी हो गई। हालांकि उसका मन काफी बेचैन था। यक्ष जाने कब तक मेरे करीब रहेगा, जाने कब मुझे छुटकारा मिलेगा। शावर से गिरता पानी उसके गोरे बदन पर चांदी की तरह चमक रहा था।
रक्षिता अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। फिर परेशान होकर खुद से बोली, कभी कभी किसी की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन जाती है, जैसे मेरी। लेकिन इसी खूबसूरती ने मुझे इस गरीबी से निकाला। कुछ ही देर में शरीर पर टॉवल लपेटकर रक्षिता बाहर निकल आई और आईने के सामने बैठकर अपने शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाने लगी। अभी कुछ पल बीते ही थे कि रक्षिता आईने में किसी को देखकर चौंक गई। तुम कब आए? यक्ष मुस्कुराया। जब तुमने देखा स्वीटहार्ट। इस पर रक्षिता मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ यहां से। फिर रक्षिता जल्दी से उठी और अपने शरीर को एक चादर से कवर किया। यक्ष ये देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर ड्रामेटिक अंदाज में बोला, उफ, तुम्हारी अदाएं मेरी जान ले लेंगी। ये सुनते ही रक्षिता ने गुस्से से कहा, तुम मर क्यों नहीं जाते? रक्षिता की बात सुन यक्ष जोर से हंसने लगा। फिर रक्षिता के देखते देखते ही वो धुआं बनकर गायब हो गया। दांत पीस कर रक्षिता बोली, थैंक गॉड चला गया। अब मुझे सोना चाहिए, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। कुछ ही देर में रक्षिता गहरी नींद में सो गई। यक्ष उसके करीब लेट गया और उसे खुद से चिपका कर सो गया। अगली सुबह रक्षिता जल्दी से तैयार होने लगी। खुद को आईने में देखकर वो बुदबुदाई, यूं ही पागल नहीं है यक्ष मेरे लिए। खूबसूरत तो मैं हूं और अब इसी खूबसूरती और मासूमियत से मैं रुद्र का राज फाश करूंगी। अपनी आंखों में काजल लगा रक्षिता ने एक बार फिर से खुद को निहारा और बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही रक्षिता का सामना लक्ष्य से हुआ। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, लुकिंग सो प्रिटी। रक्षिता ने स्माइल पास की और बोली, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर आ गए क्या? इस पर लक्ष्य ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ, वैसे एक बात पूछनी थी। लक्ष्य ने ध्यान से रक्षिता की तरफ देखा और कहा, जी पूछिए ना। इस पर रक्षिता ने बहुत ही पोलाइटली पूछा, मिस्टर रुद्र अपनी शक्ल छिपाकर क्यों रखते हैं? काफी बुरी शक्ल है क्या? रक्षिता की बात पर लक्ष्य मुस्कुराया और कहा, ये तो बॉस को ही पता होगा, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। फिलहाल इवेंट की डिटेल्स बॉस को जरूर दे देना। इतना बोलकर लक्ष्य वहां से चला गया। लेकिन रक्षिता की नजरें रुद्र के कैबिन पर ही लगी थी। जब बहुत देर तक रुद्र बाहर नहीं आया तो रक्षिता खुद से बोली, मिस्टर खड़ूस, तुम हो कौन ये तो मुझे पता लगाना ही है, और तुम्हारा यक्ष से क्या रिलेशन है ये तुम खुद बताओगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर रक्षिता अपनी एक फाइल उठाकर रुद्र के कैबिन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। उसने एक नजर बाकी लोगों पर डाली। सब अपने अपने काम में बिजी थे। फिर जैसे ही रक्षिता आगे बढ़ी, अचानक जमीन पर गिर गई। उसे गिरता देख लक्ष्य दौड़ कर आया और रक्षिता को सहारा देकर उठाते हुए कहा, क्या हुआ रक्षिता, तुम ठीक तो हो? लेकिन रक्षिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थी। बाकी का स्टाफ भी वहाँ से चला गया। तभी रोहन ने कहा, मुझे लगता है मैम बेहोश हो गई हैं। रोहन की बात सुनकर लक्ष्य टेंशन में आ गया और बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। रुद्र अपने कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब देख रहा था। वो बाहर आया। उसे देखकर सब चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। रुद्र ने रक्षिता को देखा और लक्ष्य से कहा, कॉल द डॉक्टर और ड्राइवर को तुरंत गाड़ी लाने को कहो। इतना बोलकर रुद्र ने रक्षिता को गोद में उठा लिया और बाहर की ओर भागा। जल्दी ही गाड़ियों का काफिला सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में जाम था। रुद्र झल्ला कर बोला, डैम इट, सारा शहर बाहर निकल आया है क्या? ड्राइवर, कोई और रास्ता देखो। एक ओर रुद्र रक्षिता के लिए परेशान था तो दूसरी ओर रक्षिता रुद्र की बेचैनी साफ महसूस कर रही थी। वो सोचने लगी, मेरे लिए रुद्र इतना बेचैन क्यों है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? रुद्र ही यक्ष तो नहीं? रक्षिता अपने ख्यालों में थी कि तभी उसे अजीब सी फीलिंग आई। रुद्र का हाथ उसके सिर पर था और ये टच उसे जाना पहचाना लगा। वो सोचने लगी, ये मेरा वहम नहीं, ये वही है, लेकिन मेरे सामने खुद को क्यों छिपाए है?
रुद्र रक्षिता के माथे पर झुक गया और उसे चूम कर मन ही मन बोला, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रक्षिता। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुद्र रक्षिता के लिए परेशान था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रुद्र ने साइड मिरर में देखा तो उसे एक लग्जूरियस कार अपने पीछे आती दिखाई दी। ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? कौन है जो मुझसे उलझने की कोशिश कर रहा है? इससे तो बाद में निपट लूंगा। पहले रक्षिता को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। जैसे ही रुद्र की कार हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, वैसे ही रुद्र रक्षिता को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर तेजी से बढ़ा और चिल्लाया, Where's the doctor, चड्ढा? Call the doctor immediately. नर्स रुद्र की बात का जवाब देते हुए बोली, डॉक्टर एक इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लीज आप पेशेंट को वहाँ लेटा दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए। नर्स की बात सुनते ही रुद्र ने आपा खो दिया। वो नर्स पर लगभग झुककर जोर से बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये इमरजेंसी है? जाओ तुरंत किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। नर्स डर गई। सर प्लीज, ये हॉस्पिटल है, पेशेंट शोर से परेशान होंगे, अब थोड़ा पेशेंस रखिए। रुद्र चीखा, अगर रक्षिता को कुछ हो गया तो ये हॉस्पिटल नहीं रहेगा, खंडहर बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जाओ डॉक्टर को बुलाओ तुरंत। बेहोशी की एक्टिंग करती रक्षिता अब थोड़ा डर गई। उसे लगा कि कहीं उसकी एक्टिंग की पोल न खुल जाए। वो खुद से बोली, कितना गुस्सा है इसके अंदर। सोच बेटा, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तू एक्टिंग कर रही है तो सोच खड़ूस तेरा क्या हाल करेगा। तभी लक्ष्य रुद्र को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रुद्र बहुत परेशान था। वो बार बार रक्षिता को देख रहा था जो इमरजेंसी रूम में लेटी हुई थी। तभी डॉक्टर चड्ढा आए। उन्हें देखते ही रुद्र ने कहा, उसे देखिए डॉक्टर, जाने कैसे बेहोश हो गई। इस पर डॉक्टर ने कहा, काम डाउन मिस्टर रुद्र, मुझे चेकअप करने दीजिए, आप बाहर चलिए। लेकिन रुद्र जिद में बोला, नो, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। रुद्र की बात पर डॉक्टर ने फिर से समझाने की कोशिश की, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए और बाहर वेट करें। रुद्र को किसी तरह बाहर भेज दिया गया। वो बेचैनी से दरवाजे के बाहर चहलकदमी करने लगा। इस पर लक्ष्य ने उससे कहा, कूल डाउन ब्रो, वो ठीक होगी। सब आपको ऐसे परेशान देख स्टोरी क्रिएट कर देंगे। रक्षिता की सोचो। ये सुनते ही रुद्र बोला, मुझे परवाह नहीं, बस रक्षिता ठीक हो। लक्ष्य ने समझाते हुए कहा, बिलीव मी, सब ठीक होगा। लक्ष्य ने ये कह तो दिया कि सब ठीक होगा, लेकिन वो खुद रक्षिता के लिए परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र रक्षिता के खोने के डर से ही सब बिगाड़ देगा। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, ये कब से भूखी है? इनका स्टमक बिल्कुल खाली है। रुद्र चौंका। मैं कुछ समझा नहीं, रक्षिता ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, टेंशन ना लो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है कल से कुछ खाया नहीं है। कमजोरी के कारण चक्कर आया है। हमने इंजेक्शन दे दिया है। आज रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कल डिस्चार्ज करेंगे। रुद्र डॉक्टर की बात सुनकर कुछ रिलैक्स हुआ। वो डॉक्टर से बोला, अब तो मैं रक्षिता के पास जा सकता हूँ ना? बिल्कुल, लेकिन अभी वो गहरी नींद में है और जब जाग जाए तो कुछ अच्छा खाना उन्हें जरूर खिलाएं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कल से भूखी हैं। रुद्र तुरंत अंदर गया और रक्षिता को देखने लगा। वो गहरी नींद में सो रही थी। रुद्र उसके चेहरे को निहारने लगा। वो बुदबुदाया, खुद का ख्याल नहीं रख सकती बेवकूफ लड़की। फिर रुद्र उसके करीब बैठ गया। उसके सिर को सहलाते हुए रुद्र रक्षिता की खुशबू महसूस करने लगा। उसका शरीर उत्तेजित हो रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए रुद्र खुद से बोला, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर स्टूपिड, वो बीमार है। इस बात का ध्यान आते ही रुद्र उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। रुद्र चौंक गया और बोला, ये तो वही कार है जो हमारा पीछा कर रही थी। ये मेरा वहम नहीं हो सकता, पर हो सकता है कोई हॉस्पिटल आने के लिए ही निकला हो। रुद्र ने खुद को तसल्ली दी और फिर से रक्षिता के करीब बैठ गया। वो ध्यान से रक्षिता के चेहरे को देखने लगा। रुद्र ने अपने आप से कहा, बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर, तभी तो देखो तुम्हारी नाक कैसे चमक रही है। कौन तुम्हें प्यार ना करेगा रक्षिता। रक्षिता को देखते देखते अचानक रुद्र को दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई दी।
वो बाहर आया तो देखा हॉस्पिटल का कॉरिडोर सुनसान था, लेकिन रुद्र किसी को अपने आसपास महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा, कुछ तो अजीब है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारे आसपास रहकर हम पर नजर रखे है। क्या सच में कोई रुद्र का पीछा कर रहा था? क्या रक्षिता की प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, या फिर रुद्र को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी? क्या वाकई रुद्र का यक्ष से कोई संबंध है, या ये सिर्फ रक्षिता का वहम है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। रुद्र कॉरिडोर में चलने लगा। उसके जूतों की आवाज कॉरिडोर के सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और लक्ष्य का नंबर डायल किया। रुद्र ने पूछा, हेलो लक्ष्य, कहाँ हो तुम? इस पर लक्ष्य ने कहा, हम सब कैफेटेरिया में ही हैं, आप टेंशन ना लो, जरूरत हो तो हम मौजूद हैं। रुद्र बोला, नहीं, यहाँ अब किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, सब वापस जाओ और गाड़ी यहीं छोड़कर ड्राइवर को भी ले जाओ। लक्ष्य ने टेंस होकर कहा, लेकिन हम आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रुद्र ने रूडली कहा, नो इफ नो बट, यहाँ मैं अकेले रुक रहा हूँ, सब जाओ, जरूरत हुई तो बुला लूंगा, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, समझो। लक्ष्य ने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इधर रक्षिता नींद से जाग गई और अंगड़ाई लेकर बोली, इंजेक्शन का असर अब भी फील हो रहा है, लेकिन शुक्र है भगवान का कि अब तक तो सब ठीक चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। ये खड़ूस मुझे छोड़कर घर तो नहीं चला गया, देखती हूँ। वो बेड से धीरे से उतरी और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। वो इधर उधर देखती रही, लेकिन अगल बगल के बंद वार्ड्स के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। वो थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन किसी की आहट सुन वापस लौटकर बेड पर लेट गई। रक्षिता ने कहा, पता नहीं मेरा प्लान रंग लाएगा या नहीं। वैसे अब तक यक्ष यहाँ नहीं आया, कहीं मेरा शक सही तो नहीं। रक्षिता का ध्यान दरवाजे पर ही था, लेकिन दिमाग में यक्ष की इमेज बार बार दिखाई दे रही थी। तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसके सीने को चूमा। वो हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस यक्ष को मिस करने लगी हूँ। पर अभी तो मुझे भूख लगी है, यहाँ कोई स्टाफ भी तो नहीं जो खाने के लिए मांग लूं। रक्षिता को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सोचने लगी कि काश इस समय यक्ष हकीकत में उसके सामने होता और अपने मैजिक से उसके लिए टेस्टी खाना ले आता। वो बुदबुदाई, यक्ष, काश तुम सपने में नहीं हकीकत में मेरे लिए कुछ करते। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, भूख लगी है यार। उधर रुद्र लिफ्ट की ओर बढ़ा कि तभी तेजी से कोई दूसरी लिफ्ट में घुसा। रुद्र ने घूम कर देखा, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। रुद्र सोचने लगा, समथिंग सस्पिशियस, व्हाट द हेल। रुद्र लिफ्ट के अंदर चला गया और अगले ही पल वो रक्षिता के रूम के बाहर था। रुद्र ने कहा, पता नहीं आज सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है, कहीं रक्षिता किसी मुसीबत में तो नहीं? कोई तो बात है, मुझे ध्यान रखना होगा। रुद्र रूम में वापस आ गया। उसने देखा कि रक्षिता अब पूरी तरह से होश में थी। वो उसके पास आया और बोला, तुम बेवकूफ हो, इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? रक्षिता ने डरते हुए कहा, मैं समझी नहीं, मैंने कौन सी लापरवाही कर दी? इस पर रुद्र ने कहा, अब तुम्हें क्या कहूँ? अरे जब इतनी नाजुक हो तो भूखी क्यों रही? रक्षिता रुद्र की आंखों में अपने लिए टेंशन देख सोच में पड़ गई। ये इतनी टेंशन ले क्यों रहा है और ये अपना मुंह क्यों छिपा कर रहता है? रुद्र इरिटेट होकर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रही? रक्षिता ने कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मन नहीं किया, इसलिए नहीं खाया खाना। ये सुनते ही रुद्र और टेंशन में आ गया। फिर रुद्र ने कहा, तबीयत खराब थी तो ऑफिस आने की जरूरत क्या थी, छुट्टी ले सकती थी। रक्षिता ने कहा, पर वो इवेंट का सारा काम मुझ पर था ना, इसलिए। रुद्र ने कहा, इवेंट खुद की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं था बेवकूफ लड़की, किसी को इन्फॉर्म कर देती। तुम अकेली नहीं हो कंपनी में, और भी एम्प्लॉयज है ना। रक्षिता रोने लगी। ये देखकर रुद्र परेशान हो गया और बोला,
अब रो क्यों रही हो? इस पर रक्षिता ने कहा, एक तो तबीयत खराब, ऊपर से आप डांट रहे हो, रोना तो आएगा ही ना। रक्षिता और तेज रोने की एक्टिंग करने लगी। रुद्र ने जल्दी से दरवाजा बंद किया ताकि कोई रक्षिता के रोने की आवाज न सुन ले। वो उसके करीब आया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, प्लीज रोना बंद करो। रक्षिता ने कहा, कितने खड़ूस हो तुम, चुप भी डांट कर ही करा रहे हो। रक्षिता और जोर से रोने लगी। ये देखकर रुद्र के हाथ पांव फूल गए। वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, देखो रक्षिता, ऐसे रोती रही तो दोबारा बेहोश हो जाओगी, प्लीज शांत हो जाओ। रक्षिता सुबकते हुए बोली, कोई किसी पेशेंट को ऐसे डांटता है क्या? मेरा कोई अपना यहाँ होता तो आपको जरूरत नहीं थी परेशान होने की। तो रुद्र ने कहा, अरे तो मैं भी तो तुम्हारा हूं, मतलब तुम मेरी एम्प्लॉय हो। रक्षिता ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच मुझ पर यह एहसान करने के लिए। वैसे आपको जरूरत नहीं थी मुझे हॉस्पिटल लाने की, एम्बुलेंस बुलाकर किसी और स्टाफ के साथ भेज देते। रक्षिता की नाराजगी रुद्र के दिल में हलचल मचा रही थी। वो उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रुद्र मन ही मन बोला, ऐसे कैसे किसी और के साथ भेज देता? तुम्हें कैसे कहूं कि किसी और को तुम्हारे करीब देख भी नहीं सकता। रक्षिता बुरी तरह सुबक रही थी। उसने गुस्से में रुद्र को देखा और बोली, जब पता है मैं भूखी हूं तो खाने के लिए पूछना चाहिए था, लेकिन आप तो मुझे डांटने लगे, मुझे भूख लगी है। रक्षिता की बात सुनकर रुद्र को हंसी आ गई, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके बोला, ओह तो इसलिए रोना आ रहा है, पहले ही बता देती ना। रुको, मैं अभी कुछ खाने के लिए लाया। रुद्र तेजी से कैफेटेरिया की ओर बढ़ गया। वो जल्द से जल्द रक्षिता के पास वापस लौटना चाहता था। वो कुछ कदम चला कि फिर से किसी के पास होने की फीलिंग से वो ठिठक गया और पीछे मुड़ा। उसने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे बार बार वहम क्यों हो रहा है? एनीवे, इसे बाद में सॉर्ट आउट करूंगा, पहले रक्षिता के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं। रुद्र के बाहर जाते ही रक्षिता ने लंबी सांस भरी और बोली, हाँ थैंक गॉड उसे कोई शक नहीं हुआ। पर्सनैलिटी से तो इतना खड़ूस और डरावना लगता है, लेकिन है नहीं। मेरे आंसुओं से डर गया बेचारा। कुछ सोच रक्षिता मुस्कुराने लगी। उसने बेड के साइड में नजर घुमाई तो उछल पड़ी। सामने यक्ष बैठा था। वो बोली, तुम यहाँ कैसे? मैं इस समय सपने में तो नहीं हूं? यक्ष बोला, हकीकत में तुम्हारे सामने हूं मैं मेरी जान। बदन टूट रहा है मेरा, चलो यहाँ से चलते हैं। रक्षिता ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? देख रहे हो मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? यक्ष प्यार जताते हुए बोला, तुम्हें देखकर अपने होश खो बैठता हूँ। वैसे होश में तो तुम भी नहीं रहती मेरी बाहों में आकर। रक्षिता ने कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? यक्ष बोला, तुम बहुत सताती हो मुझे, लेकिन मैं भी तुमसे बदला लेकर रहूंगा, प्यार देकर। इतना कहकर यक्ष मुस्कुराने लगा। रक्षिता ने गुस्से में उसके ऊपर पिलो फेंका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो बड़बड़ाई, कोई नहीं है वहाँ, पागल, अब खुली आंखों से भी सपने देख ले तू। खुद से बात करती रक्षिता दरवाजे पर हुई दस्तक से चौंक गई। कौन है? उसने पूछा। उसके इतना कहते ही एक आदमी अंदर आया, जिसे देख रक्षिता बुरी तरह सरप्राइज हो गई। वो हैरानी से बोली, आप यहाँ कैसे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें देखने चला आया। रक्षिता को उसका आना अजीब लगा, लेकिन उसने पूछा, लेकिन आपको बताया किसने कि मैं यहाँ हूँ? उस आदमी ने इतराते हुए जवाब दिया, बस तुम्हारी हर एक्टिविटी की खबर रखता हूँ, तुम्हें ऐसे ही तो नहीं चाहता। रक्षिता ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज मुझे आपकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, इतनी निष्ठुर न बनो रक्षिता, कम से कम मेरी फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट तो कर लो। असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि आकाश था। रक्षिता ने कहा, मेरी लाइफ में इन सब का कोई मतलब नहीं है मिस्टर आकाश, आप बेकार में मेरे लिए परेशान हुए। उधर रुद्र के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लगा,
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रक्षिता मुझसे कुछ छुपा रही है? कुछ तो है उसके दिमाग में, क्या है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। रुद्र जूस और सैंडविच लेकर जल्दी से रूम में वापस आ गया, लेकिन कोई पहले से ही रक्षिता के पास बैठा हुआ था। रुद्र अंदर आया, उसे देख रक्षिता सकपका गई। वो कभी आकाश को देखती तो कभी रुद्र को। फिर उसने धीरे से कहा, आ गए आप? रुद्र की नजर उस तरफ गई। वहां आकाश खड़ा था, लेकिन आकाश के बैक होने की वजह से रुद्र पहचाना नहीं। एक अजनबी को रक्षिता के रूम में देखकर रुद्र थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। उसने रक्षिता से पूछा, हु इज दिस जेंटलमैन? रक्षिता ने रुद्र की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस गुमसुम सी बैठी रही। आकाश रक्षिता को देख मुस्कुरा रहा था। रुद्र उन दोनों को चुप देखकर दोबारा बोला, मैंने कोई नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं किया, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? वो आदमी धीरे से रुद्र की ओर पलटा, जिसे देख रुद्र चौंक गया। तुम मिस्टर आकाश, अक्स इंडस्ट्री, एम आई राइट? आकाश ने कहा, एब्सोल्युटली राइट मिस्टर रुद्र। रुद्र मुस्कुराया और आकाश को घूरते हुए बोला, उम्मीद तो नहीं थी ऐसे मुलाकात होगी। वैसे रक्षिता को कैसे जानते हैं आप? इस पर आकाश ने रुद्र को मुस्कुरा कर देखा। उसके फेस पर लगे मास्क को देखकर सोचने लगा, इस आदमी ने अपना चेहरा क्यों छिपाया है? आखिर इस नकाब के पीछे है कौन? फिर अपने फेस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए रुद्र की बात का जवाब देते हुए आकाश ने रक्षिता की तरफ देखा और बोला, रक्षिता मेरी दोस्त है, करीबी दोस्त। आकाश के मुंह से करीबी दोस्त शब्द सुनकर रुद्र का मुंह कड़वा हो गया। उसके कान गर्म हो गए। रुद्र ने रक्षिता की ओर देखा और कहा, क्या ये सही कह रहा है मिस रक्षिता? रक्षिता कुछ कहती, उससे पहले ही आकाश बीच में बोल पड़ा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। उसकी खामोशी ही इस बात का जवाब है मिस्टर रुद्र। एक पल को रुद्र को धक्का लगा, इसलिए रुद्र ने कुछ नहीं कहा। फिर जूस और सैंडविच रक्षिता के पास रख रुद्र बोला, तुम्हें भूख लगी थी, पहले कुछ खा लो। आकाश ने बिना देर किए रक्षिता के लिए जूस ओपन कर दिया और सैंडविच अनरैप करने लगा। रक्षिता झिझकते हुए बोली, मैं खुद कर लूंगी, आप परेशान ना हो। आकाश फ्रेंडली होकर बोला, ओ कम ऑन यार, तुम बीमार हो इतना तो मैं कर सकता हूँ। वैसे मिस्टर रुद्र, अब मैं आ गया हूँ तो आप जा सकते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना रक्षिता? ये सुनते ही रुद्र ने रक्षिता की ओर देखा। वो आकाश की ओर हैरत से देख रही थी। फिर रक्षिता ने आकाश को घूर कर देखा और बोली, आप यहाँ क्यों रुकेंगे मिस्टर आकाश? बेशर्मी से आकाश ने कहा, अरे इतना घबरा क्यों रही हो रक्षिता? वो बॉस है तुम्हारा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं जो मेरे आने से ब्रेकअप कर लेगा। आकाश की बदतमीजी अब रुद्र के बर्दाश्त से बाहर थी। उसने आकाश के कॉलर को पकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें शायद ऊंचा सुनाई देता है। रक्षिता ने कुछ कहा था अभी। आकाश ने गुस्से में रुद्र को धक्का दिया। रुद्र लड़खड़ा कर एक और खड़ा हो गया। रक्षिता दोनों के बीच बढ़ती टेंशन को देख घबरा गई।